नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर ऋषिकेश से है, जहां परमार्थ निकेतन में आयोजित भव्य गंगा आरती में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन शामिल हुए हैं। और जहां इस अवसर पर गंगा तट श्रद्धा, भक्ति और सनातन संस्कृति के रंग से पूरी तरीके से सराबोर नजर आया, तो वहीं आरती के दौरान देश और प्रदेश की सुख समृद्धि, जन कल्याण के साथ साथ विश्व की शांति के लिए भी कामना की गई। आपको जानकारी देते चले कि नितिन नबीन ने कहा है कि गंगा भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना और सभ्यता की जीवंत धारा है और जो कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। तो वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया, तो वहीं आध्यात्मिक वातावरण को भी अनुभव किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है, जहां आपको बताते चले कि दौरे के आखिरी दिन उन्होंने देहरादून में स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। जानकारी यह भी देते चले कि इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट के मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। जहां मंदिर में आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रहित और राज्य के विकास के लिए विशेष प्रार्थना की गई। तो आपको बताते चलें कि देहरादून में ये महादेव मंदिर में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की ओर से विशेष पूजा अर्चना की गई। और इसी विषय पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का आखिरी दिन है, 3 दिवसीय वे दौरे पर थे, इन 3 दिनों के भीतर क्या कुछ कार्यक्रम रहे और आज क्या कुछ रहने वाले हैं, विस्तार से बताएं। तो आपको बताते चले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की ओर से टपकेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। जहां आपको बताते चले कि वे 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं और जहां आज उनका आखिरी दिन है उत्तराखंड के दौरे को लेकर। तो वहीं आपको बताते चले कि आज शाम को लगभग 5 बजे वे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो वहीं आपको बताते चले कि इन 3 दिनों के भीतर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी विशेष मंथन किया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि उत्तराखंड में आगामी विधानसभा के चुनाव 2027 को किस रणनीति के तहत आगे बढ़ाना है, कार्य करना है, कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र नितिन नबीन की ओर से दिया गया। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि बीजेपी की ओर से पूरे दमखम के साथ अब चुनावी तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। और इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का यह दौरा कार्यकर्ताओं के लिए और भारतीय जनता पार्टी के उन सभी जो कि जमीनी स्तर पर जुड़कर कार्य कर रहे हैं, विधायक की बात हो, सांसदों की बात हो, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी ओर से मूल मंत्र भी दिया गया। और इसी विषय पर हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैंतुरा एक बार फिर से जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से नितिन नबीन का उत्तराखंड का दौरा रहा, बेहद ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण इसे कहेंगे, आज आखिरी दिन है, क्या कुछ आज का स्केड्यूल रहने वाला है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का 3 दिवसीय दौरा आज अपना अंतिम चरण में है और ये कह सकते हैं कि आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के 4 बड़े कार्यक्रम यहाँ पर है। पहला कार्यक्रम उनका सुबह का था, जिसमें उन्होंने टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना यहाँ पर करी। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित पार्टी के कई दायित्वधारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे। राष्ट्र हित के लिए विकास को समर्पित करने वाले, विकास में राज्य सरकारों को और बल यहाँ पर मिल सके, ऐसी कामना वहाँ पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से यहाँ पर की गई है। इसके बाद बीजेपी का एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन यहाँ पर चल रहा है। देहरादून के एक निजी कॉलेज में ये प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। यानी विकास के लिए किस तरीके के सुझाव की आवश्यकता यहाँ पर सरकारों को है और किस प्रकार से सरकार को विकास के कामों को यहाँ पर चलाना चाहिए, विकास की कौन सी ऐसी योजना है जिसका लाभ
जनता के लिए प्राथमिकता पर यहाँ पर हो सकता है, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर हो रही है। साथ ही प्रबुद्धजनों से जो चुनाव को लेकर जो सुझाव होंगे उनको लेकर भी बातचीत यहाँ पर होगी। और इस कार्यक्रम के बाद एक युवा संवाद कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो युवाओं से सीधे संवाद यहाँ पर करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, यानी जो पार्टी के युवा जो कार्यकर्ता है, खासतौर पर जो अभी नए वोटर यहाँ पर बने हैं, उनसे बातचीत करने का काम यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो कार्यक्रम वो रिजर्व है, फिर देशांत को राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे। इन 3 दिनों के कार्यक्रमों की अगर हम बात करते हैं तो पार्टी में एक ऊर्जा यहाँ पर देखने को मिली है। पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे पदाधिकारी, सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दौरे से उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 2027 के लिहाज से ये दौरा बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा रहा है और पार्टी 27 पर कैसे जीत की हैट्रिक पूरी कर सकती है, उसके लिए क्या कुछ जरूरी कार्यक्रम यहाँ पर संगठन की तरफ से चलाए जा सकते हैं, जिन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिला है उनकी जिम्मेदारी क्या कुछ रहने वाली है, उन सब चीजों को लेकर मंथन होता हुआ नजर आया है। सरकार और संगठन के बीच में भी किसी प्रकार का चिंता यहाँ पर ना रहे, लगातार समन्वय बना रह सके, बेहतर तरीके से कामकाज यहाँ पर हो सके, उसको लेकर भी बातचीत हुई है। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से बड़े उत्साहित यहाँ पर नजर आ रही है और एक उम्मीद बीजेपी में जगी है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से गुरु मंत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से यहाँ पर दिए जा रहे हैं वो 27 के चुनाव के लिए बड़े कारगर साबित होंगे। अब जीत की जो हैट्रिक होगी वो पूरी नजर आएगी। जी ठीक है अभय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पर्यटन नगरी रानीखेत में स्थित सोमनाथ मैदान में कुमाऊं रेजिमेंट के सेंटर के द्वारा भव्य शपथ परेड का आयोजन किया गया, जहां आपको जानकारी दे दें कि जिसमें कि 1170 अग्निवीर जवानों ने थल सेना में औपचारिक रूप से प्रवेश किया है। जानकारी यह भी दे दें कि परेड का निरीक्षण कमांडेंट ब्रिगेडियर विजयंत महादिक के द्वारा किया गया और जहां जवानों को सलामी दी गई। तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि इस अवसर पर 24 सप्ताह की कठिन ट्रेनिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 6 जवानों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। तो वहीं परेड के दौरान जवानों ने शपथ ली और मिलकर अनुशासित प्रदर्शन करने का उनकी ओर से शपथ ग्रहण किया गया और जिसे देखकर उपस्थित परिजन और अधिकारी गर्व से भर गए। और जहां आपको यह भी बता दें कि धर्मगुरुओं के द्वारा जवानों को शपथ दिलाई गई है, जबकि सैन्य बैंड ने वातावरण को पूरे तरीके से देशभक्ति की भावना से सराबोर कर दिया। इस अवसर पर सैन्य अधिकारी, जवान और बड़ी संख्या में परिजन उपस्थित रहे और कार्यक्रम में जवानों के साहस, अनुशासन और राष्ट्र सेवा के संकल्प की सराहना भी की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर टिहरी से है, जहां रानी चोरी में स्वयं सहायता समूहों के द्वारा किए जा रहे पर्यावरण संरक्षण और स्वरोजगार के प्रयासों को नई पहचान मिली है। जी हां, आपको बता दें कि आराधना सहायता समूह में सुषमा बहुगुणा और संजय बहुगुणा को पर्यावरणविद अनिल जोशी ने सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया है। और जहां समूह की ओर से धूप, अगरबत्ती और टोकरियां बनाने का कार्य किया जा रहा था और जिससे कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो वहीं मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल का इस पर कहना है कि कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं और बच्चों की सहभागिता से प्लास्टिक वेस्ट और अन्य रैपर एकत्रित किए जा रहे हैं और जिसमें कि उपयोगी वस्तुएं तैयार की जा रही हैं, जिसमें उपयोगी वस्तुएं तैयार की जा रही है। आपको बताते चले कि अनिल जोशी का कहना है कि यह क्षेत्र नदियों के उद्गम क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह स्वच्छता बनाए रखना पूरे देश के लिए प्रेरणादायक संदेश है। अनुरोध करूंगा अपने इस मानवाधिकार संरक्षण एवं ग्रामीण और इसी क्रम में हम सब इस स्वागत कार्यक्रम में करते भी है हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करेंगे।
बाल विकास समिति द्वारा इस गांव में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा सहभागिता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के माध्यम से बच्चों के माध्यम से वेस्ट कलेक्ट किया जा रहा है। जो हमारे प्लास्टिक रैपर्स होते हैं, बॉटल्स होती हैं, और उनको वेस्ट टू वंडर में कन्वर्ट किया जा रहा है। उस वेस्ट को कलेक्ट करते हुए उनके द्वारा बहुत से विभिन्न प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स की वैल्यू है मार्केट में, और उस प्रकार से उन प्रोडक्ट्स को सेल किया जा रहा है। तो ये दोनों काम में बहुत सहयोगी है। हमारे पहाड़ बहुत गंदे हो रहे हैं प्लास्टिक की वजह से, तो प्लास्टिक को न सिर्फ वो उन पहाड़ों से दूर करता है, परंतु उस प्लास्टिक को कन्वर्ट करके एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट करता है जो इन महिलाओं की आय में भी वृद्धि कर रहे हैं। ये जो हमारा आराधना स्वयं सहायता समूह है, उसके द्वारा एक कार्य किया जा रहा है। आज सीडीओ मैडम आई थी, तो मेरे प्रार्थना उनसे ये थी कि इसको एक बड़े स्तर पर ले जाने का, मतलब ये एक रिसर्च सेंटर भी हो, तो विपणन भी हो, कलेक्शन भी हो, इसका प्रयोग ऑर्गेनाइज करिए, तो फिर आने वाले समय में जगह जगह ये प्रयोग की पुनरावृत्ति होगी। मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से हम लोग नदियों के मचान में बैठे हैं, और वहीं से अगर गंदगी चलेगी तो पूरे देश में भी जाएगी, लेकिन अगर वहीं से गंदगी रुकेगी भी तो देश को संदेश भी जाएगा। तो जो पूरे जलागाहों में कचरा है, कचरे का ये उपयोग नदी को भी बचाता है, धारों को बचाता है। तो ये भी इसका एक बड़ा कोण है जिसको कि हमको मिला करके हाईलाइट करना चाहिए। प्रार्थना यही है कि ये ही पहचान भी बनेगी, देश दुनिया इसको जानेगी, अगर इसको एक हब के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां तुंगना चंद्रशिला क्षेत्र में खराब मौसम के दौरान आकाशीय बिजली गिरने के कारण बड़ा हादसा हो गया, और जहां इस घटना में लखनऊ से आए एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि 2 अन्य पर्यटक सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जहां सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम ने दुर्गम पहाड़ी मार्ग पर रेस्क्यू अभियान को चलाया। तो वहीं टीम ने 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर शव को नीचे पहुंचाया है, और आगे की वैधानिक कार्रवाई भी लगातार पुलिस की ओर से जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी कनेक्शन के आरोप में एक गिरफ्त में की गई सोनम से पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं, और जहां जांच एजेंसियों के अनुसार सोनम पर पाकिस्तानी से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क के लिए भी विभिन्न खातों में रकम ट्रांसफर करने के आरोप लगे हैं। जी हां, आपको जानकारी देते चलें कि पुलिस ने उसके पास से कई एटीएम, सिम कार्ड और बैंक की पासबुक भी बरामद की है। जानकारी के अनुसार एक निजी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्यरत सोनम का नाम पहले गिरफ्तार किए गए राहुल खान से पूछताछ के दौरान सामने आया था, और जिसके बाद एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के अनुसार पूछताछ में सोनम ने करीब 20 लाख रुपए के विभिन्न खातों में ट्रांसफर करने की बात को भी स्वीकार किया है, और जिसके बाद से ही उसे लगभग 2 लाख रुपए कमीशन मिला। जहां आपको बताते चले कि पुलिस अब संदिग्ध खातों, लेन देन और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी गहनता के साथ जांच कर रही है। इसमें जम्मू कश्मीर से कठुआ जनपद की लखनपुर पुलिस जो है उसके द्वारा कलियर थाने में संपर्क किया गया था, और उनके द्वारा ये बताया गया कि वहाँ पे एक अपराध पंजीकृत है, जिसके संबंध में उनके द्वारा जो पेपर्स हैं वो प्रोड्यूस किए गए, और उसमें ये सोनम नाम की महिला जो है लड़की, इसको अरेस्ट करके जो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके वो अपने साथ लेके गए, रवाना किया गया। और वहाँ पे जब इसको अरेस्ट किया गया था, इसका जॉइंट इंटरोगेशन हुआ था, तो उसमें लड़की द्वारा बताया गया कि वो अपनी एक सहेली के माध्यम से उमर नाम के व्यक्ति से मिली थी, और उमर नाम के व्यक्ति ने अपने कज़न से इसकी बात करवाई थी। जब इसने बताया कि परिवार में आर्थिक संकट है, तो उसने फिर इसको 8-10 खातों से संबंधित पासबुक, एटीएम कार्ड भेजे थे और चेकबुक भेजी थी, और ये बताया गया था कि ये कैसे उसको एक्टिवेट करना है, और उसके बाद ये बताया गया है कि इसको पैसे ट्रांसफ़र होंगे, वो निकाल के इसको दूसरे खातों में भेजने हैं, और कुछ पैसे एटीएम के माध्यम से ट्रांसफ़र करने हैं, और कुछ पैसे जब इसके अकाउंट में, जिन अकाउंट्स में आ जाएंगे जिसका एक्सेस इसके पास है, तो यूपीआई के माध्यम से दिए हुए अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करने हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां फॉरेस्ट डिवीजन के श्यामपुर रेंज में 2 बाघों के शिकार के मामले में वन विभाग ने मुख्य आरोपी आमिर हमजा को रिमांड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि इसके लिए अदालत में आवेदन भी दाखिल किया गया है। तो वहीं वन विभाग का साफ तौर पर कहना है कि रिमांड मिलने के बाद बाघों के पंजों की बरामदगी के प्रयास तेज किए जाएंगे। जहां आपको जानकारी देते चले कि विभाग ने शिकार में इस्तेमाल किए गए जहर कुल्हाड़ी को बरामद करने का भी दावा किया। तो वहीं अधिकारियों के अनुसार खेती में उपयोग होने वाले रसायन को जहर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। मामले में लापरवाही सामने आने पर रेंजर, एक वन दरोगा तो वहीं एक वन आरक्षी को भी निलंबित कर दिया गया है। मियाँ उर्फ आमिर हमजा, इसके द्वारा कोर्ट में आत्मसमर्पण किया गया है। इस केस से संबंधित अन्य बिंदुओं का पता लगाने हेतु उसका कोर्ट में एक रिमांड एप्लीकेशन वन विभाग द्वारा सबमिट कर दी गई है। रिमांड उसकी मिल जाती है तो आगे की कार्रवाई हम कर लेंगे। इस प्रकरण में जो जहर की बरामदगी हो या कुल्हाड़ी की बरामदगी हो वो हो गई है। इसमें सबसे मेन जो बाघों के पंजे हैं, अन्य आरोपियों द्वारा बताया गया है कि आमिर हमजा के पास ये पंजे थे। तो जैसे ही आमिर हमजा की कस्टडी मिलती है, इसके संबंध में भी आगे की जानकारी मिल पाएगी। इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वन आरक्षी, वन दरोगा एवं वन क्षेत्राधिकारियों को निलंबित किया गया है विभिन्न स्तर से, और उनको जो है अटैच कर दिया गया है। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां नैनीताल पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसने पुताई के बहाने एक कार्यालय की रैकी कर लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया। आपको जानकारी देते चले कि आरोपी ने कुछ दिन पहले ही कार्यालय में व्हाइट वॉश का काम किया था, और जहां उसकी नजर रखी नकदी पर पड़ी, और जहां आपको बताते चले कि करीब 10 दिन के बाद उसने रात में कार्यालय का शटर तोड़कर लगभग 3.5 लाख रुपए और एक आधार कार्ड चोरी कर लिया। जहां घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास तो वही सर्विलांस और मैनुअल इंटेलिजेंस की मदद से मुखानी क्षेत्र में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 3,17,000 रुपए बरामद किए, और जहां पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। दिनांक 27 तारीख को एक वादी के द्वारा थाना मुखानी में एक तहरीर देके बताया गया कि उसके प्रतिष्ठान में 3,50,000 रुपये की चोरी हुई है। तो इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पुलिस मुख्यालय व रेंज स्तर से लगातार हम लोगों को निर्देश प्राप्त होते रहते हैं, जिसमें भी आपराधिक घटना होती है उसका त्वरित अनावरण करना है और आम आदमी को इसमें राहत देनी है। तो इसी क्रम में हमने तत्काल इसमें टीमों का गठन किया, और टीमों ने बहुत ही प्रोफेशनली काम करते हुए इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस गैदर की, और लगभग इसमें 40 से 50 कैमरे भी हम लोगों ने देखे। और ये सभी टीमें जो है सीओ सिटी अमित कुमार के नेतृत्व में गठित की गई थी, और इसको पर्यवेक्षण जो है इसका कर रहे थे सीओ एसओ मुखानी। इन टीमों को बड़ी सफलता मिली, और हमने इसमें कल एक मुख्य अभियुक्त बबलू, जो कि यहीं हल्द्वानी का रहने वाला है, मूलभूत पीलीभीत का रहने वाला है, उसको हमने अरेस्ट किया, और उसमें चोरी किए गए 3,17,500 रुपये और कुछ दस्तावेज हम लोगों ने बरामद किए। और इसका चंद ही घंटों में हम लोगों ने इस घटना का सफलतापूर्वक खुलासा किया, और इसमें फिलहाल इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। बेसिकली मैसेज इसमें ये है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है जो घटना में प्रकाश में आया है, ये व्यक्ति 10 से 15 दिन पहले इसी प्रतिष्ठान में पेंट इत्यादि का काम करके गया है। तो अपील आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये रहेगी कि जिन भी व्यक्तियों को आप अपने किसी भी प्रकार की सर्विस के लिए एंगेज करते हैं, चाहे वो प्लम्बिंग का काम है या वो आपको वुड वर्क है या कोई भी पेंट पुताई किसी भी प्रकार का काम है, तो उसके एक बार क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स जरूर वेरीफाई कर लीजिए। लोकल थाना चौकी से उनकी थोड़ी जानकारी दे दीजिए उसके बारे में, ताकि हम लोग उसको वेरीफाई कर सकें और इस प्रकार घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। खबर रुड़की से है, जहां एक पुराने लोन विवाद को लेकर सिविल लाइंस के कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई में विवाद जो है लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। और जहां जानकारी के अनुसार मधु नाम की महिला ने करीब 4 वर्ष पहले एक फाइनेंस कंपनी से 50,000 रुपए का लोन लिया था, और जहां आर्थिक तंगी के कारण किस्तें समय पर जमा ना होने पर मामला न्यायालय तक पहुंच गया। जहां आपको बताते चले कि महिला के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ है। तो वहीं परिजनों का दावा है कि महिला ने 4 दिन पहले ही लगभग 40,000 रुपए के बकाया राशि को जमा कर दिया था, और इसके बावजूद भी पुलिस को 2 वाहनों में त्यागी परिवार
के घर जो है वो वाहनों को लेकर पहुंची और जहां पुलिस के होने की सूचना मिली थी और स्थानीय लोगों और परिवार ने पुलिस पर अभद्र भाषा के प्रयोग करने और दबाव बनाने के भी आरोप लगाए हैं। तो वहीं जानकारी देते चले कि शेखर चंद्र सुयाल एसपी पुलिस न्यायालय के आदेश के तहत उनकी ओर से कार्रवाई की गई थी और जहां अभद्र आरोपियों की जांच जो है इस मामले में लगातार जारी है। सोशल मीडिया पर एक काफी वायरल वीडियो मुझे कई लोगों ने भेजा जिसमें पुलिस पे रुड़की पुलिस पे यह आरोप है कि उन्होंने किसी महिला जिसका एनबीडब्ल्यू इश्यू हुआ था उसके साथ या जहां पर होती उनके साथ मिसबिहेव किया। जो प्रकरण है वो ये है कि उस महिला के खिलाफ एक एनबीडब्ल्यू इश्यू हुआ था जब महिला पुलिस के साथ हमारी थाना कोतवाली से रुड़की से गई थी तो उसके बेटे ने बताया कि मैं उसकी माँ वहां गई हुई तो पुलिस वहां पर गई है। क्योंकि एनबीडब्ल्यू कोर्ट के द्वारा इश्यू होता है उसका अनुपालन कराना पुलिस की जिम्मेदारी है। महिला काम करती है मधु, पुलिस उसको पकड़ने के लिए आई थी। उसने कभी लोन वोन लिया होगा, वो अपनी किस्त जमा नहीं कर पाई तो उसे पकड़ने के लिए आई थी। और जबकि मैं उसके जो पैसे वैसे देने थे किस्त के मैं 4 दिन पहले जमा कर चुका था 40,000 रुपए। उसके बाद भी पुलिस यहाँ पे आके बोल रही कि हमारे पास मधु के वारंट है। मैं घर पे था नहीं, मेरा बेटा था। मेरे बेटे ने पूछा कि भाई मधु के घर के वारंट है तो मधु के घर जाओ, हमारे घर आने का क्या मतलब है। इस तो का मेरा भी ध्यान नहीं आएगा कब की है कब की नहीं आएगी, लेकिन ये पहले तो 3-4 साल कुछ नहीं कहा इन्होंने। 3-4 साल के बाद फिर मेरे को नोटिस कह रहे कि तुम्हारे नाम का नोटिस आया हुआ, लेकिन नोटिस मेरे घर तक नहीं पहुंचा। ठीक है। और जब नोटिस मेरे घर तक नहीं पहुंचा तो मैं कैसे चली जाऊँ, मैं कहाँ चली जाऊँ, मैं कैसे कर्जा उतार दूँ। हाँ जी पूरा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रुड़की से ही है जहां एक प्रेमी जोड़े ने भाग जाने पर परिजनों ने लड़के के पूरे परिवार को बंधक बनाकर कमरे में बंद कर दिया। जी हां, आपको जानकारी देते चले कि कमरे के अंदर बंद बेबस परिजनों पर लाठी डंडे और चप्पलें बरसाई गई और उन्हें बेरहमी से दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। और जहां जानलेवा हमले में लड़के के परिवार वाले पूरी तरह से लहूलुहान हो गए और जिसके बाद पूरी वारदात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से वीडियो के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। तो आपको बता दें कि रुड़की से यह भयावह मामला सामने आया है जिसमें कि आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर इस समय यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें जानकारी के अनुसार यह बात सामने आई है कि प्रेमी प्रसंग के चलते लड़की को भगाकर लड़का ले गया, जिसमें कि आरोप लगाए जा रहे हैं। और जिसके बाद लड़की वालों के परिजनों की ओर से लड़के वाले के परिजनों को बंधक बनाया गया और उनकी जमकर पिटाई की गई और जिसका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि वीडियो के आधार पर पुलिस की ओर से मामले की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया गया है। लोगों की पहचान भी शुरू कर दी गई है। तो वहीं यह भी जानकारी दे दें कि अभी लड़का और लड़की की ओर से किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो इस समय तेजी से वायरल हो रहा है जो कि रुड़की का बताया जा रहा है और जहां पुलिस की ओर से मामले को दर्ज करते हुए मामले की शिनाख्त शुरू कर दी गई है। तो वहीं लोगों की शिनाख्त के लिए इस वीडियो के आधार पर अब धरदबिश करना भी शुरू कर दिया गया है। एक दो दिन पहले जो टिकोला कला थाना मंगलोर में एक झगड़ा हुआ था, उस झगड़े के संबंध में ही जो है कुछ लोगों को 172 BNSS के अंतर्गत जो है अरेस्ट भी किया गया था और उसी में जब तहरीर मिली है तो उसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कुल मिला के 10 लोग नामजद हैं। उसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें कुछ लोग पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। तो सभी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे भी जो इन्वेस्टिगेशन में जो कार्यवाही होगी, जिन जिन लोगों के नाम आएंगे, जो लोग पहचाने जाएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो रुड़की का यह वीडियो है। जिस तरीके से आपने सुना कि एसएसपी की ओर से भी इस मामले में जांच पड़ताल को शुरू कर दिया गया है, तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि 10 नामजद लोगों के खिलाफ इस मामले को दर्ज किया गया है और जिसमें लोगों की शिनाख्त शुरू कर दी गई है और जिसमें पुलिस की ओर से दावा किया गया है कि जल्द ही इस पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां बंदरों के बढ़ते आतंक को लेकर नगर निगम ने अभियान को तेज कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि नगर निगम की टीम लगातार शिकायत वाले क्षेत्रों में पहुंचकर बंदरों को पकड़ने का काम कर रही है। और जहां वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीके अग्रवाल ने इस पर जानकारी दी है कि पहले यह जिम्मेदारी वन विभाग के पास थी, लेकिन अब नगरीय क्षेत्रों में बंदरों को पकड़ने का कार्य नगर निगम देहरादून के पास आ गया है। और जहां मार्च से अब तक लगभग अलग अलग क्षेत्रों से कुल 68 बंदरों को पकड़कर वन क्षेत्रों में छोड़ा जा चुका है। और वहीं हाल ही में 23 मई से 28 मई तक चले अभियान में 28 बंदरों को पकड़ा गया, और जिसमें सबसे अधिक संख्या हर्रावाला क्षेत्र की बताई जा रही है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि ONGC कॉलोनी, राजेंद्र नगर, डोईवाला, मथुरावाला और नवादा समेत कई इलाकों में भी कार्रवाई को सुनिश्चित किया जा रहा है। नगर निगम ने यह भी कहा है कि CM हेल्पलाइन, टोल फ्री नंबर, तो वहीं व्हाट्सएप पर मिली शिकायतों के प्राथमिकता के आधार पर भी निस्तारित उन्हें किया गया। नगर निगम देहरादून बंदरों को पकड़ने की कार्यवाही भी कर रहा है। पूर्व में यह काम जो है जो हमारा वन विभाग था वो देखता था, लेकिन नगरीय क्षेत्र में बंदरों को पकड़ने का काम नगर निगम देहरादून ने अपने पास ले लिया है। और मार्च से लेकर अब तक 4 चरणों में बंदरों को पकड़ा जा चुका है, जिसके तहत टोटल लगभग 68 बंदर अभी तक हम लोग पकड़ चुके हैं और विभिन्न जंगल रेंजों में हम लोग उनको छोड़ चुके हैं। जो हमारा अंतिम चरण अभी जो आखिरी में जो लास्ट चरण चला था वो हमारा मई में चला था, 23 तारीख से लेकर के और 26 और 27 तारीख तक, बल्कि 28 तारीख तक। उसके तहत हम लोगों ने 28 बंदरों को पकड़ा है। इसमें जो प्रायः बंदर पकड़े गए हैं, सबसे ज़्यादा हर्रावाला से 9 बंदर पकड़े गए हैं, और ONGC कॉलोनी, राजेंद्र नगर से और तुनवाला से, मोथरोवाला से, नवादा से, सभी स्थानों से जहाँ जहाँ से हमारे पास कंप्लेंट थी CM हेल्पलाइन की, या हमारे जो हमारा 24/7 हेल्पलाइन नंबर है, या जो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर हैं, या जो निगम के टोल फ्री नंबर हैं, या जो हमारे पास डायरेक्ट कंप्लेंट आती है, उनको प्राथमिकता से सॉल्व करने के लिए बंदरों से हम लोगों ने अपनी टीम भेजी थी और बंदरों को पकड़ रहे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।